क्लॉज 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट का जब हम लोग देखते हैं, 1897 का ये एक्ट है, राइट। जब हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं तो हम क्या पाते हैं, प्रॉपर्टी इंक्लूडेड लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड और थिंग्स अटैच टू द अर्थ। इन चीजों से कि लैंड मान लो, तो लैंड क्या इंक्लूड करता है, तो लैंड में तीन चीजें हैं, राइट। एक तो अपॉन द लैंड, एक बिलो द लैंड और एक अबव द लैंड, राइट, अबव द लैंड। जैसे कि ये जो इमेज लगाया है, इसमें देखो, ये जो लाइन खींच रहे हैं हम लोग, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गया, यहाँ पे अगर कुछ रखा है तो डेट इज अपॉन द लैंड, राइट, इज अपॉन द लैंड। अबव द लैंड, तो ये जो एयर वाला पार्ट है, एयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ये सब अबव द लैंड का पार्ट है, राइट। और ये जो नीचे का पार्ट हो गया, ये बिलो का पार्ट हो गया, राइट। अब जब हम बात कर रहे हैं अपॉन द लैंड, राइट, अपॉन द लैंड में क्या आएगा, अपॉन द लैंड में आएगा सॉइल, आपका जो मट्टी पड़ी हुई है अपने लैंड पे, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जो मड है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जो रिवर फ्लो कर रही है, राइट, ये मान लो लैंड है, इस पे रिवर्स फ्लो कर रही हैं, तो द फ्लोइंग रिवर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो कोई एक जगह जाके नहीं टिकी हुई है, वो फ्लो करते जा रही है। तो इससे तो लगेगा भाई ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल क्यों बोल रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट रिवर। रिवर जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो कनेक्ट करती है टू द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। दैट्स वाई ये रिवर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, राइट। ये हो गया अपॉन का। अबव का जब हम बात कर रहे हैं तो अबव में आएगा आपका एयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्योंकि ये भी देखने से लगता है कि कनेक्टेड है अर्थ सरफेस से ऊपर तक, तो ये भी लैंड का पार्ट है। बिलो का बात करेंगे तो जो भी कोल वगैरह मिलता है, गोल्ड मिलता है, तो बिलो द लैंड, जमीन के नीचे का जो भी चीज है, क्योंकि वो भी पार्ट होगा आपका लैंड का। तो ये सब क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो लैंड एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। दूसरा बात बोलता है जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 3 क्लॉज 26 कि जो बेनिफिट आपका अराइज हो रहा है आउट ऑफ द लैंड, आपके जमीन से, आपकी जमीन से जो भी बेनिफिट अराइज हो रहा है वो क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। आप यहां देख पा रहे हो, यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ पेंडर लिखा हुआ, पेंड्री, सॉरी, प्रॉफिट ऑफ पेंड्री। इसका क्या मतलब होता है, प्रॉफिट ऑफ पेंड्री का मतलब होता है कि ऐसा प्रॉफिट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से आ रहा है, राइट, is profit arising out of immovable properties, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी से जो अराइज हो रहा है दैट इज मींस प्रॉफिट ऑफ पेंड्री। इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक मिनट, जस्ट मिनट। बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे। मान लीजिए ये एक घर है, राइट, ए पर्सन का ये घर है, हाउस है, बी इसमें रेंटर है, क्या है, रेंटर है, मतलब टेनेंट है, रेंटर है। तो यहां जो ए का यहाँ राइट है ना कि हम रेंट कलेक्ट करें, कि कलेक्ट द रेंट फ्रॉम बी, क्योंकि बी ए के घर में रह रहा है। तो यहां पे जो बी ए का राइट है टू कलेक्ट रेंट, ये क्या हो गया, ये हो गया बेनिफिट जो अराइज हो रहा है लैंड से। लैंड यहाँ क्या है, हाउस। क्यों हाउस, क्यों, क्योंकि हाउस जो है कहाँ है, सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो भी जिस टाइप का भी बेनिफिट अराइज हो रहा है अर्थ मतलब लैंड से, वो हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल समझिए, राइट टू फिशरी का होता है एग्जाम्पल, राइट टू फिशरी, ठीक है। फिशरी का बात बोलेंगे तो लगेगा फिशरी मछली पालन कैसा हो सकता है। तो देखो ये जो तालाब है, मान लो कोई पॉन्ड है, राइट, इधर इधर क्या है, लैंड है मान लो, ठीक, इसमें मछलियां हैं, इधर इधर मछली है। इसमें जो मछली पालन कर रहे हैं हम, ये हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि ये सरफेस ऑफ द अर्थ से कनेक्टेड है और ये लैंड के डेफिनेशन में आएगा, राइट। और ये बेनिफिट दे रहा है, एक तरह से बेनिफिट अराइज हो रहा है किसके लिए, एक पर्सन के लिए जो भी यहां से मछली लेके जाएगा। तो बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड इज कॉल्ड, मतलब इस फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। और इसका मतलब ये है ना कि कोई भी ऐसा इनटैंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर इनटैंजिबल और
इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी, मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो। तो ये जो पर्सन है, इसका जो राइट है, तरह से फेरी का राइट, एक मान लो ये समुंदर है, समुंदर पे कोई बोट चल रही है, तो ये बोट चलाने का जो राइट है, राइट, बोट चलाने का जो राइट है समुंदर पे, ये क्या हो गया, ये बेनिफिट अराइज हो रहा है। ये समुंदर है जो कि कनेक्टेड है लैंड से, उससे बेनिफिट अराइज हो रहा है किसी पर्सन को जो भी ये बोट चला रहा है। उसका जो राइट है टू रन अ बोट ऑन अ सी, ये क्या हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। दैट्स व्हाई दिस इज अ सेकंड, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो भी बेनिफिट अराइज हो रहा है आउट ऑफ द लैंड, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट। उससे पहले मैं थोड़ा क्या थिंग्स अटैच टू द अर्थ, ये सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट भी आपको डिफाइन करता है कि क्या चीजें अर्थ से अटैच्ड हैं, ठीक है। तो इसमें आता है थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, जो चीज क्या है, रूटेड है अर्थ में, मतलब कि जो नेचुरली रूटेड है, ऐसा कोई मैनमेड नहीं होना चाहिए। नेचुरली रूट मतलब जो नेचुरल रूप से खुद को रूट कर लेता है। अब ऐसा नहीं आप जाके कल प्लांट लगाओगे तो वो इम्बेडेड कहलाने लगेगा, ठीक है, अगर वो पेड़ बन गया तो ये रूटेड ही रहेगा, ठीक है। दूसरा होता है थिंग्स इम्बेडेड इन द अर्थ, जो कि क्या होता है, मैन मेड होता है बेसिकली, जो क्या करते हैं कि अर्थ सरफेस में, अर्थ का जो सरफेस है उसमें क्या करते हैं, इम्बेड करते हैं, ठीक है, इम्बेड करते हैं, लगाते हैं, फिक्स करते हैं, दैट इज थिंग्स इम्बेडेड इन द अर्थ। और लास्ट पॉइंट जो बोलता है कि थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो इम्बेडेड, थिंग्स अटैच होना चाहिए, अटैच है मतलब, ठीक है, ये मान लो सरफेस है, इसमें अटैच है कुछ चीज, जैसे कि घर ही अटैच है, ठीक है। व्हाट इज सो इम्बेडेड फॉर इट्स परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट, मतलब कि इसमें मान लो घर है, घर पे आपने डोर लगाया, राइट, डोर लगाया या फिर विंडो लगाया, विंडो लगाया, इसके परमानेंट बेनिफिशियल बेनिफिट के लिए, परमानेंट बेनिफिट के लिए लगाया है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, वो होना चाहिए, परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए होना चाहिए, टेम्पररी नहीं होना चाहिए। किस चीज पे लगाया है, और उसको क्या हाउस पे लगाया है और परमानेंटली लगाया है, इसलिए ये बोल रहा है कि थिंग्स अटैच टू व्हाट सो इम्बेडेड फॉर इट्स परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। थिंग्स अटैच, हाउस है जो कि अटैच है अर्थ सरफेस से, अर्थ के सरफेस से अटैच है, और उसमें इम्बेड किया गया है ये डोर और ये विंडो, किस लिए, इस घर के बेनिफिट के लिए, परमानेंट इंजॉयमेंट के लिए, ये घर के बेनिफिट के लिए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसे पंखा लगाते हो, देख तो वैसे भी ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन पर्पस क्या है पंखा लगाने का, कि आपको गर्मी ना लगे, इससे क्या हाउस के इंजॉयमेंट में कुछ असर पड़ रहा है क्या, नहीं। लेकिन जब डोर लगाते हैं, विंडो लगाते हैं, परमानेंटली लगा रहे हैं ऊपर से, तो हम क्या कर रहे हैं, हम हाउस को सेफ कर रहे हैं, ठीक है, चोरी नहीं हो या फिर प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं हो, लुक बढ़ जाए, तो इंजॉयमेंट के लिए, परमानेंट हम बेनिफिशियल इंजॉयमेंट कर पाए, इसलिए हम लगाते हैं। तो डैट, इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर भी, ठीक है। ये जो लास्ट लाइन है, इसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर भी बोलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ फिक्सचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें फिक्स कर रहे हैं ना, परमानेंटली फिक्स कर रहे हैं, विंडो फिक्स कर रहे हैं, डोर फिक्स कर रहे हैं, या फिर कोई मान लो एडिशनल पिलर वगैरह दे रहे हैं कनेक्टिंग टू दिस हाउस, तो वो भी क्या हो गया, एक एडिशनल फीचर हो गया फिक्स करना। तो दिस है ना, इसको आप इसके साथ समझो, थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड फॉर इज परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। इसमें हम लोग दो चीजें देखते हैं जब भी हम ये फाइंड आउट करेंगे, डिग्री ऑफ एनेक्सेशन एंड मोड ऑफ एनेक्सेशन। डिग्री ऑफ एनेक्सेशन का मतलब होता है कि हाउ डीप इज इन द अर्थ है, ठीक है, इन द अर्थ इस चीज को एनेक्स किया गया है, ठीक है, डाला गया है, राइट। और मोड ऑफ एनेक्सेशन होता है कि इंटेंशन कि परमानेंट यूज करना है या फिर टेम्पररी यूज करना है। ये चीज हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ एनेक्सेशन और मोड ऑफ एनेक्सेशन से, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स है, राइट। उससे पहले यहां जो हमने बात किया था ना, थिंग्स अटैच टू द अर्थ, ये वाली चीज को हम लोग थोड़ा एलोबरेटली पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये ही चीज है जो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है और क्लियर नहीं हो पाती है, राइट। जैसे कि देखो, रूटेड इन द अर्थ, ये तो बता दिया कि जो भी नेचुरली, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, या फिर ये झाड़ है,
जिसका रूट जाता है नेचुरली, ये थिंग्स रूटेड इन द अर्थ हो गया, राइट। क्लियर, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भी प्लांट है, ठीक है, जो भी प्लांट हो गया, ट्री हो गया, या फिर हर्ब्स हो गए, हर्ब्स हो गए, राइट, वो सब क्या हो गए, रूटेड इन द अर्थ, राइट। दूसरा जो पॉइंट है, थिंग्स इम्बेडेड इन द अर्थ, थिंग्स इम्बेडेड इन द अर्थ, इसका क्या मतलब है? थिंग्स इम्बेडेड इन द अर्थ का मतलब है जो कि मैन मेड, कुछ भी क्या किया जा रहा है, फिक्स किया जा रहा है इनसाइड द अर्थ, कि उसका परमानेंट बेनिफिट लिया जा सके। परमानेंट बेनिफिट यहाँ इंपॉर्टेंट है, परमानेंट बेनिफिट हो सके, ये चीज यहाँ पे इंक्लूड होता है, राइट। अब इसमें कंडीशंस ये आते हैं ना, जैसे मान लो शिप होता है बड़ा बड़ा, ठीक है, शिप्स होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, एंकर हम लोग गिराते हैं। तो एंकर का वेट होता है, जिसके वजह से वो क्या होता है, जमीन के 4 फीट या 3 फीट नीचे चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाए। ये शिप जो होता है जिसको एंकर कर रहे हैं, ये मूवेबल प्रॉपर्टी ही होता है। तो इसको बताने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे थिंग्स इम्बेडेड इन द अर्थ बोल रहे हैं ना, तो हम भी तो इस चीज को इम्बेड कर रहे हैं अर्थ में। तो यहाँ बस इसी कारण से नहीं होता, क्योंकि ये एक तो परमानेंट नहीं है, ठीक है, परमानेंटली नहीं है, और दूसरा ये डीपली भी नहीं जा रहा। ये जो हमने यहाँ पे डॉक्टर पढ़ा था ना, डिग्री ऑफ एनेक्सेशन, ना ये है ना मोड ऑफ एनेक्सेशन, ये भी नहीं है, तो ये तो नहीं होगा ऐसे भी। दूसरा क्या होता है कि मशीनरीज, मान लो कुछ बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, ये नट वोल्ट से ये टाइट किया हुआ है मशीन्स, ठीक है, लैंड के ऊपर ये मशीन्स है, तो क्या ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा या मूवेबल प्रॉपर्टी होगा? तो ये जो है ना, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी होगा, इमूवेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसका बेस क्या है, ये नट और बोल्ट्स जो लगे हुए हैं वो, जिससे ये फर्मली फिक्स किया गया है टेम्पररी पर्पस के लिए ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। ये सॉइल से कनेक्टेड है, ना कि ये इम्बेड किया जाता है पूरा जमीन में, ठीक है। मान लो कोई हाईवे वगैरह जब बन रहा है, तो उसके पास बहुत सारे तंबू वगैरह लगाते हैं लोग, और मशीनरीज इस्टेब्लिश करते हैं, जिससे कि चीज़ें लाएंगे ले जाएंगे, हैवी हैवी जो भी बॉक्सेस है, ब्लॉक्स हैं, उसको रखेंगे। तो ये क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है क्या? नहीं, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी ही रहता है, बिकॉज ऑफ जस्ट ये यही जो थिंग है, डिग्री ऑफ एनेक्सेशन एंड मोड ऑफ एनेक्सेशन। क्योंकि ना ही वो इतना डीपली लगा हुआ है अर्थ से, और ना ही इंटेंशन है उसको परमानेंट क्रिएट करने का, ठीक है। दिस इज थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ। सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट डिफाइन करता है कि क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी भाई नहीं है। तो स्टैंडिंग टिम्बर नहीं है, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं है, और ग्रास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन सब का जो कंसेप्ट है, इंटेंशन जो होता है इन सबको ग्रो करने का, वो परमानेंट नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है। स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है? स्टैंडिंग टिम्बर बेसिकली वैसा पेड़ है ना जिसका वुडन पर्पस के लिए यूज होता है, वुडन पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि नीम का पेड़ हो गया, ठीक है, या फिर बबूल का पेड़ हो गया, ये सब जो स्टैंडिंग टिम्बर्स होते हैं, राइट। ग्रोइंग क्रॉप्स क्या हो गया? कोई भी प्लांट, अनाज का, जैसे गेहूं वगैरह उगाते हैं, कुछ भी, तो इसका जो पर्पस होता है ना ग्रो करने का, वही होता है कि भाई कटेगा, कटेगा और सब में बटेगा। ग्रास का भी होता है, ठीक है, कि ये उग रहा है, आके बकरी चढ़ गई, गाय माता चढ़ गई। तो ग्रास जो है, ये भी, इसका भी परमानेंट नहीं होता है कि परमानेंट हम इसको उगाएंगे उगाएंगे भाई ये 6 फीट का घास कर दिया, नहीं। तो इन सब के इंटेंशन की वजह से ये सब एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं होते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये जो केस आप देख रहे हो, शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसमें एक कंसेप्ट डिस्कस किया गया था, वही इंटेंशन वाला कंसेप्ट। क्या हुआ था इसमें? तो देखिए, इसको डिस्कस करने से पहले एक ये चीज, ये डाउट आता है सबको, कि मान लो एक पेड़ है जो कि जिसका फ्रूट भी यूज हो रहा है और वुड भी यूज हो रहा है। भाई वुड यूज होता बस तो स्टैंडिंग टिम्बर में मूवेबल प्रॉपर्टी हो गया होता, पर यहाँ फ्रूट का कंसेप्ट आ रहा है, फ्रूट्स का झोल हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है ना, अगर कोई फ्रूट वाला पेड़ है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, और जो वुड वाला पेड़ है तो वो मूवेबल
मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है, राइट। तो मान लो ये मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री है, तो भाई इसका तो हम लोग आम भी खाते हैं और लकड़ियां भी बेचते हैं, लकड़ी का भी मतलब यूज हो जाता है। तो कैसे होगा? तो इसमें ये कंसेप्ट है ना कि कोर्ट ने यही डिसाइड किया था इन सांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में कि इंटेंशन ऑफ द ओनर विल बी कंसिडर। ठीक है, ये मान लो पर्सन है, इसका इंटेंशन पे होगा कि ये क्या बस फ्रूट्स के लिए इस पेड़ को लगाया था, या फिर यूज करेगा आगे, या फिर इसका पर्पस है कि ये लकड़ी को इसका बेचेगा। अगर बस इसका इंटेंशन है वॉज टू कट द ट्री फॉर वुड आफ्टर सम टाइम, देन इट विल बी कंसिडर एज, तब ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। एंड इफ ओनर इंटेंशन वॉज टू कंटिन्यू द वेजिटेशन, अगर वो चाहता है कि इसमें फ्रूट्स लगे, वो उसी को बेचे, उससे काम चलाए, तब ये पेड़ क्या होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में आएगा, राइट। ओके, तो ये जो कंसेप्ट हमने पढ़ा इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ये टीपीए में नहीं दिया है, राइट। इसमें हम इसलिए हमने 3 क्लॉज 26 देखा जनरल क्लॉजेस एक्ट का, राइट। ओके, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी ये भी उसमें डिफाइन नहीं है टीपीए में, पता नहीं क्यों नहीं डिफाइन किया इन लोगों ने। एज पर सेक्शन 3 क्लॉज 336 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट जब हम देखेंगे, ये बोलता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। भाई हर एक चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी है, हर एक चीज मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर आप उसमें से इमूवेबल प्रॉपर्टी को हटा दो, बस काम खत्म। फिर है लास्ट में मैंने एग्जांपल दे दिया हुआ है आपको इमूवेबल प्रॉपर्टीज का, और एग्जांपल है मूवेबल प्रॉपर्टीज का। मूवेबल प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गया, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगी वो मूवेबल प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन जो हमने देखा उससे पता चला कि जो भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट अराइज हो रहा है जमीन से, लैंड से, वो आपका क्या होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। मतलब वो जो इंटरेस्ट आ रहा है ना, ये बात कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, चीज है। ओके, जैसे राइट टू वे, आपका जाने का राइट है, अधिकार है, ये जो अधिकार है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, राइट। राइट टू फेरी, शिप मतलब बोट वगैरह चलाने का आपका राइट जो है, ये राइट आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट टू फिशरी, मछली पालन का जो राइट है, ये आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्यों ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि ये सब अराइज हो रहे हैं लैंड से, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, राइट। इसी टाइप का बाकी चीजें हैं इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी में, देख लेते हैं। देखिए राइट टू वर्शिप जो है, तो इसमें भी बोलना चाहिए राइट, राइट जा रहा है तो भाई इसमें भी राइट है हमारा, राइट टू वर्शिप। ठीक है, राइट टू वर्शिप, हम पूजा करेंगे, पूजा करने का अधिकार है, तो ठीक है पूजा करने का आपके पास राइट जरूर है, पर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई बेनिफिट आउट ऑफ द लैंड नहीं आ रहा, लैंड नहीं आ रहा राइट टू वर्शिप वाला, इसलिए ये इमूवेबल प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो ऑटोमेटिकली मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा, राइट। समझ गए? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑफ सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। तब तक के लिए जय हिंद।